बोलो भाई, क्या दिया था काम? डीपीपी नंबर A5 वाले वाला ड्यू है। चलो वही करते हैं डिस्कस। डीपीपी डीपीपी A5। फाइल नहीं। हम्म। तो एग्जाम एग्जाम है क्या? खुलेगा, अब खुलेगा। 7 × 5 = 35। फर्स्ट का C, 4A, 6D, 7A। हाँ, A7 था ना? हाँ, रुको 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 रुको, मैं A7 के लिख दिया आंसर। गड़बड़ हो गया, रुको। A7 5, हाँ। 10B, थर्ड AC, 4AC, D। 7 का आंसर B। 8 का आंसर 125/3 मीटर। और 9 का आंसर है बेटा, 9 का आंसर है 2F2B/MA। PRS B में है P। चलो निकालो, बोलो 1 से 5। देखो बेटा, 5 नंबर कहता है 2 आइडेंटिकल ब्लॉक P एंड Q। दो एक जैसे ब्लॉक मान लो P और Q को, हैव मास M to 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग of spring constant K, initially unstretched. Both the blocks are initially in contact as shown. With block
and the right spring is compressed by A, both the blocks are then released simultaneously. क्या होगा? देखो तो बेटा, ऐसा नहीं, ठीक है बेटा। अब इसको कंप्रेस कर दिया A/2 पे, इसको कंप्रेस कर दिया A/2, इसको कंप्रेस कर दिया A, तो दोनों में बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू हो जाएगा ना। तो कहता है बेटा स्पीड ऑफ ब्लॉक P जस्ट बिफोर P एंड Q आर अबाउट टू कोलाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलो बेटा जब कोलाइड करेगा तो कैसे करेगा? ये आकर के यूं टकराएगा, ये आकर यूं टकराएगा ना बेटा, है ना। तो अगर हम P की बात करें तो P की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या लिखेंगे बेटा? उसका एम्पलीट्यूड इनटू उसका ओमेगा। बोलो बेटा ये होगा ना, तो उसका एम्पलीट्यूड ये हमारा सही हो गया। बोलो अब B देखो बेटा, स्पीड ऑफ ब्लॉक Q जस्ट बिफोर P एंड Q कोलाइड, ये भी सही, ये गलत हो गया फिर तो, ये गलत हो गया, B सही हो गया है ना, B सही हो गया। C देखो, द ब्लॉक सेल कोलाइड फॉर द फर्स्ट टाइम π/2 √m/k टाइम आफ्टर रिलीज। तो बोलो बेटा जहां यहाँ ला के छोड़ा बेटा हमने, यहाँ ला के छोड़ा, तो यहां से यहाँ जाने का टाइम पूछा है हमसे बेटा, तो ये टाइम कितना होता है? बोलो टाइम पीरियड का 1/4 ना। ये डी देखना बेटा, डी कहता है इफ द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक देन मैक्सिमम इलोंगेशन इन द राइट स्प्रिंग इज। देखो बेटा कहता है जस्ट बच जाएगा। स्पीड पूछा है नहीं, इसके बाद पूछा है कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो पहले का मोमेंटम इसके लिए बेटा -A/2 ओमेगा, और इसके मोमेंटम कंजर्वेशन है ना। ओमेगा जब ये नया सिस्टम बन गया तो इस नए सिस्टम में क्या है? अब नए सिस्टम में टोटल मास कितना हो गया बताओ? ऑफ m/k अगर करोगे तो फिर से ये ओमेगा, इसका मतलब इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी सही है बेटा। समझ गए? आगे पूछो 10 तक। हम्म 9th में देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में कहता है बेटा एथिन मास m एक्सेल, एक रॉड मान लो बेटा, इस रॉड पे ऐसे एक फोर्स लगा,
फोर्स और कहता है वो ट्रांसलेशनल मोशन है ना, इसमें translates with an acceleration a when the two antipodal forces F1 F2 act on it as shown in the figure. If the distance between F1 F2 is b, the length of the bar is, देखो बेटा ये इसका मान ले सेंटर ऑफ मास है, ये ऐसे लगाया फोर्स F2 है ना, तो कहता है बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसका अगर हमारा एक्सीलरेशन a है और इसके बीच की दूरी b है ना, तो हम कहेंगे देखो अभी वाले गिवन कंडीशन में अगर इधर एक्सीलरेट कर रहा है बेटा, इसका मतलब बोलेगा ना रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बोलो बेटा बोलेगा ना, है कि नहीं? ये घूम तो रहा नहीं, इसका मतलब रिजल्टेंट टॉर्क 0 है ना। अब बात है रिजल्टेंट टॉर्क किसके अबाउट निकालें, है ना। तो देखो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं बेटा तो एक फायदा होगा, क्या देखो अगर हम सोचते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो फायदा क्या है बताओ, कि इसमें जो एक्सीलरेशन है ना बेटा उसका लग जाएगा स्यूडो फोर्स पीछे लग जाएगा ना, बोलो है कि नहीं, और यहां से बोलोगे फोर्स हमारा F2 और यहां लग जाएगा F1, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो फायदा क्या है कि इस वाले फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, ये फायदा मिलेगा तुमको, आई बात समझ में। अगर किसी और पॉइंट के अबाउट लोगे बेटा तो इसका भी टॉर्क लेना पड़ेगा तुमको। समझ में आ गई बात। अभी क्या कर लेंगे बोलो, इसका डिस्टेंस बेटा कितना आ जाएगा ना आगे, नेट टॉर्क 0 कर लेना, 10 नंबर हो गया। कॉपी दिखा दो। देखो बेटा क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज व्यूड, जहां है पहला सवाल लिया बाउंड्री, इस बाउंड्री के नीचे है बेटा वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ऊपर है एयर, है ना बेटा, और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है यहां से 40 सेंटीमीटर दूर, तो बोलो बेटा यहां से अगर देखोगे है ना तो कहां दिखेगा, ये बनाओ। थर्टी 160/3, आवाज आ रही है? ये जो घर बैठे इनको आ रही है आवाज? एक बार यस और नो में बोलें। ठीक। डिस्कशन में क्या था? शीट में ही था ना? हाँ चलो। शीट में आ जाते हैं। फंक्शन ITF
exercise 1 part first. D4. D4 में बोलो, हो गया सबका D4. D5 हो गया. अच्छा, घर बैठे हैं उनका बताओ. D4 D5 में कुछ. D4 D5 हो गए दोनों. चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में आते हैं. इसमें भी सेक्शन डी था अपने पास. चलो इसमें आते हैं D1 D2 D3 D4 D7 D9 D10 और D12. D9 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो, आ जाएगा उससे आंसर. D9 में तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा. वो 0 1 तो इसलिए आएगा ना क्योंकि 1 और 3 इसकी डोमेन में नहीं आएंगे ना, तो 1 और 3 कौन सा. 0 तो आ रहा है ना आंसर में. नहीं तो माइनस तो ओपन वाला किया है ना, ओपन माइनस किया है ना, इसका मतलब क्लोज वाला 0 तो आंसर में आएगा ना. हो गया. इसमें पार्ट सेकंड के सेक्शन डी में और कुछ. D12 और D2 ये पूछ रहे हैं दो बच्चे. इसमें क्या क्या है भाई D12 और D2 में. D12 दिया नहीं था, D12 दिया नहीं था, और वैसे दिया भी हो तो इंक्रीजिंग होता है तो रेंज एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा होता है, लेकिन कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स. अगर D12 हम करें तो इसमें कंटिन्यूअस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. और D2 ये D2 कौन पूछ रहा है भाई, आयुष राउंड. अरे D2 भी नहीं आया क्या, इतने सारे तो क्वाड्रेटिक के सवाल करा दिए उसके बाद भी तुमसे D2 नहीं हुआ, तो फिर महान हो तुम, और क्या बोलूं. ये क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, मेरे ख्याल से 11 by कितनी आ रही है, 3 से इनफाइनाइट, 11/3 से इनफाइनाइट. और ये ऑप्शन में आंसर दे रखा है ln 11/3 से इनफाइनाइट. अब उसके बाद भी नहीं करके लाओ तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना. अब ये तो है ही नहीं कि 2 2.5 3 साल क्वाड्रेटिक की रेंज ही बताते रहेंगे. हाँ कौन है, आयुष. है कौन है आयुष. अरे कुछ अपनी आवाज बताओ दुनिया को, आयुष. हाँ आयुष चंदन. ये D2 में ऐसा क्या कर लिया तुमने कि इसका भी आंसर नहीं आया तुम्हारे. एक क्वाड्रेटिक की रेंज भी नहीं निकली क्या. ऐसे कैसे सेलेक्ट हो गए, ऐसे तो सेलेक्ट होना मुश्किल है बेटा, इस तरह की मेहनत करोगे तो. अच्छा म्यूट है तो अनम्यूट कर देता हूं. अब बोलो.
सर वो ट्राई किया था बट आ नहीं रहा था आंसर। नहीं, क्या ट्राई किया तुमसे? क्या क्वाड्रेटिक की रेंज में क्या ट्राई करा तुमने, मुझे बताओ। क्वाड्रेटिक की रेंज में क्या ट्राई किया तुमने? सर ग्राफिकल मेथड से किए थे। तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा बेटा भविष्य तुम्हारा, सुनने में बुरा लगेगा तुम्हें, है ना? लेकिन भविष्य ऐसे ही बर्बाद होते हैं। जो लोग टीचर की नहीं मानते हैं और अपना ही ज्ञान बखारते रहते हैं ना, ये लोग अपना भविष्य खराब करके जाते हैं बेटा, और कुछ नहीं करके जाते हैं। बुरा लग रहा होगा सुनने में। 11th में हम रेंज बता के थक गए, 12th में मैंने बताया, कल फिर मैंने बताया था क्वाड्रेटिक की रेंज, है ना? और सीधा सा तरीका बताया, वो तुम लगाते नहीं हो। अपना भविष्य खराब कर रहे हो तुम, और किसी का नहीं कर रहे हो, है ना? क्योंकि फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब हम 4-4 बार बता रहे हैं, 6-6 बार बता रहे हैं, बार बार क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं ग्राफ बना लिया। तो अपना भविष्य खराब करोगे बेटा, इससे और कुछ भी नहीं होगा। ये जो तुम ज्यादा ज्ञान लगाते हो ना अपना, इससे अपना ही भविष्य खराब करोगे। हो सकता है मेरी बात सुनने में बुरी लगे, लेकिन अब क्या करें? मतलब आप सीधी सी क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाली तुमने। कौन सी क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाली? 3x² माइनस 4x प्लस 5 की। क्लास में 11th में इतनी सारी क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी। फिर अभी वो जो मैंने होमवर्क में सवाल दिया था, वो शायद 2x² माइनस 3x प्लस 4 था। फिर उसके बाद वो ई वाला सवाल था, वो x² माइनस 3x प्लस 4, 2x प्लस 3 वाला था। और उसके बाद भी रेंज नहीं निकाल रहे हो तो अपने भविष्य को खराब करोगे बेटा, है ना? चलो, इसके बाद मतलब बड़ा दुख होता है ये सुन के। मतलब अब इतना सब सिखाने के बाद भी बच्चा ये कह रहा है कि सर क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकली। और क्यों नहीं निकली? अपना कुछ नया कर रहा था, पता नहीं क्या नया कर रहे थे। क्या कुछ कहना चाहोगे क्या अब इसके बाद, आयुष? नहीं सर। अच्छा ठीक है। बुरा तो नहीं लगा इतना सारा बोला मैंने? नहीं सर ठीक है, टीचर्स बोल रहे तो उसमें बुरा नहीं लगा। नहीं, काम ही ऐसा किया था ना तुमने। हाँ सर। ऐसे ही टीचर्स ऐसे ही नहीं बोल रहे, काम ही ऐसा किया था। मतलब कल मैंने इतने सारे सवालों में क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली, उसके एक दिन पहले होमवर्क में क्वाड्रेटिक की रेंज देके गया था, है ना? और उसके बाद फिर जवाब ही आ रहा है सर हम तो ग्राफ बना रहे थे। कमाल है यार। चलो जबकि मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। अब आसान सा तरीका सिखा रखा है रेंज निकालने का, फिर भी क्या बना रहे हैं? ग्राफ। खुद ही अपना नुकसान करते रहते हैं बिना फालतू। चलो इसके बाद क्या दिया था? एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं। 10 to 14 9 तक अपने कर लिया था सर 10 तक कर लिया था। अच्छा 10 से करना था ना, 10 11 से करना था, 10 तक अपने कर लिया। अच्छा करना 10 से था। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 10, डोमेन की कंडीशन लगा देंगे, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्या है ये? लॉग लिखा हुआ है तो क्या करना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो कितना होगा? px³ प्लस p प्लस क्यू इंटू x² प्लस q प्लस r इंटू x प्लस s ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। सर वो आर है। ये हो जाएगा। अब इसमें हम देखें तो ये px³ बन रहा है, px² बन रहा है, qx² बन रहा है, qx बन रहा है, rx बन रहा है और r बन रहा है। तो इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लूं तो px² प्लस qx प्लस r, 1 बचेगा px² प्लस qx प्लस r। तो एक फैक्टर तो आ गया px² प्लस qx प्लस r इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0।
अब इसके बारे में ये फैक्टर तो अपन आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। इसमें तकलीफ है और इसमें तकलीफ है, तो क्वेश्चन वाले ने उस तकलीफ का समाधान भी दे रखा है। उसने लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट क्या है, 0। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रीमेंट क्या है, 0। अब अगर इसका डिस्क्रीमेंट 0 है तो ये जो क्वाड्रेटिक होगी ये क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर टाइप की क्वाड्रेटिक होगी। D0 है ना, इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या आने वाले हैं, सेम, परफेक्ट स्क्वायर टाइप की क्वाड्रेटिक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये तो हट ही जाएगा। तो x ग्रेटर देन -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू अल्फा, यही सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, -1 से इनफाइनाइट माइनस अल्फा। अच्छा, ये जो अल्फा होगा ये क्या होगा, अल्फा इस क्वाड्रेटिक का -b/2 होगा। अल्फा इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा, -b/2 है। तो -b/2 है मतलब -q/2p तो होगा। अल्फा क्या होगा, -q/2p। ये अल्फा वही तो होगा, -q/2p। ये आंसर। इसने r में से उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख रखा है ना, r माइनस करके उल्टा लिख रखा है ना। तो हमें ये वाला आंसर है, तो r में से क्या हटा दिया, -∞ से -1 वाला, वो चीज है। हाँ, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 13 में क्या है, मॉड लिखा हुआ है, डिफाइन कर दो बस, किया ही नहीं होगा डिफाइन, बस देख के छोड़ दिया होगा। अच्छा, कितने जनों ने इसको डिफाइन किया, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव केस बना के, फिर आंसर नहीं आया, उसके बाद आ गया। बस आंसर उसका नहीं आएगा जो करना ही नहीं चाहेगा, जो करना चाहेगा उसका आंसर आएगा। भाई मोड लगा हुआ है तो क्या करेंगे, डिफाइन, और डिफाइन करेंगे तो आंसर आएगा। अब मोड देखते ही और ये तो कैसे होगा, तो फिर नहीं होगा। फिर अब नियम है कि भाई मोड दिख गया तो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यही नियम है। हाँ ना, तो बोलो। तो मोड दिख गया तो भाई डिफाइन करना है। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई अगर x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, समझ लो x नेगेटिव है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर x 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये कितना होगा, e⁻⁻x, ये 2e⁻x, तो ये 1/2/1 - 2e⁻x होगा, 2x हो जाएगा, e⁻⁻x e⁻2x, ये हो जाएगा। रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 0 से हाफ, ये हाफ से छोटा रहेगा, हाफ से छोटा रहेगा, नजर आता है, हाफ माइनस हाफ से क्या रहने वाला है, छोटा। एक ही ऑप्शन है डी। और एग्जैक्ट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, e⁻x 0 to 1, 2 से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल माइनस और हाफ ऐड कर दो तो भी आ जाए। और वैसे ऑब्जेक्ट दिख ही रहा है कि ये हाफ से क्या रहने वाला है, छोटा। डिफाइन करके सिंप्लीफाई किया, डिफाइन करके सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। चलो इसके बाद आ जाओ 14 हो गया। इसको कहां से उठा लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को। भाई साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 1, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, लॉग ले लेंगे। माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग नहीं लेना है, उसको क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम पॉजिटिव। बस यहीं तक था।
अच्छा ये हो गए, सर- बाकी हो गए ये जो घर बैठा। हाँ बोलो। सर 14 में सर माइनस इन्फिनिटी वाली कंडीशन नहीं आ रही। किसकी? वही जिसकी क्वाड्रेटिक नहीं आई थी वही बोल रहा है क्या? कौन? आयुषी? नहीं, नहीं कोई सर और वो दूसरा था। सर दूसरा था। अच्छा कोई, अब तुम कौन बोल रहे हो? सर आयुष। वो कौन बोल रहा था? वो जो सर क्वाड्रेटिक का पूछा था वो तुम ही थे कि दूसरा था कोई? सर वो सर जो मैं नहीं था। का पूछा था वो मैं आयुष रंजन हूँ। जो क्वाड्रेटिक का पूछा था वो आयुष रंजन था। कितने आयुष है अपने बेच में? 2? कहाँ गए? बोल तो दो। हाँ सर। अच्छा तो तुम दूसरे वाले हो। हाँ अच्छा ठीक है, तो तुमने क्या किया? सर माइनस इन्फिनिटी वाली कंडीशन नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो अब तुमने जो जो किया तुम बोलते जाओगे, तुम बोलते जाओगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है? सर तो बड़ा लिखा हूँ बहुत। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम बोलते जाना ना, मैं लिखता जाऊंगा, है ना? शुरू करें अपन? सर लास्ट तक, लास्ट वाला बोल दूं क्या? अरे तो कोई बात नहीं ना, बड़ा होगा तो दिक्कत क्या है? जब मेरे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बात अलग है, मेरे पास टाइम है देने को। सर कोई वो दिक्कत? सर मेरे बगल से थोड़ा काम चल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाजें सुन लेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लिखा तुमने? 0 से 1। अच्छा 0 से 1। ओके, फिर क्या किया? सर 16 से मल्टीप्लाई। कर दिया भाई, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ फिर क्या किया? 1 ऐड कर दी। हाँ जी। फिर क्या किया? सर फिर 1 ऐड कर दिया। अच्छा तो इतना लिख दिया था। यस सर। अच्छा फिर क्या किया? सर 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड कर दिया। अरे सर सॉरी, गलत बता दिया मैंने। एक सेकंड। आगे बताना चाहोगे कि मैं आगे बढ़ जाऊं? सर मैं दूसरा क्वेश्चन देख के बता दिया, सॉरी सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर निकाले क्लास नोट्स। इसके अलावा भी कुछ था? अच्छा ग्राफ था। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि चीजें आसान होती है ना, लेकिन हम क्या है कि उसी को खुद ही क्या बनाते रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। अभी जैसे ये जो सवाल थे अभी अपन ने एक्सरसाइज 1 में डिस्कस किए, वो जो एक में ऊपर क्वाड्रेटिक का फैक्टर था, नीचे क्वाड्रेटिक का फैक्टर थे 2, या वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था। अपन चाहते तो उसको भी ग्राफ से कर सकते थे, है ना? लेकिन जब मेरा सीधे ही क्वाड्रेटिक से आंसर आ रहा है तो क्यों उसमें टाइम खराब करना? क्यों उसमें टाइम, मतलब जब हम चीजों को आसान कर सकते हैं तो उन्हें क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना? बताने को मैं उसको भी ग्राफ से बता सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन आप समझो कि उसके लिए ग्राफ बनाने का मतलब क्या है और ग्राफ बनाने का फायदा क्या। आप ये देखो कि पूरा साल बनाने के बाद बच्चे से 2x² माइनस 3x प्लस 5 का ग्राफ तो बना नहीं, उसकी तो ग्राफ से रेंज निकली नहीं। अब मैं उसको सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ, और उसमें बता रहा हूं देखो बेटा नीचे 2 फैक्टर और ऊपर 1 फैक्टर, तो उससे उसका क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाएगा बेचारा। उससे क्वाड्रेटिक का, सिंपल क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बन रहा, और एक डर और बैठ जाएगा उन्होंने कहा ग्राफ, बस उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जबकि वेडनेसडे थर्सडे को जो तुम्हारी फर्स्ट वाली क्लास है वो फर्स्ट की जगह थर्ड स्लॉट में होगी, ये है ना? थर्सडे वाली जो क्लास है वो फर्स्ट की जगह किस स्लॉट में होगी? थर्ड स्लॉट में होगी। परसों जो क्लास होगी फर्स्ट की जगह थर्ड स्लॉट में होगी, ये है, कुछ चेंज है टाइम टेबल, है ना?
लेकिन अपने को चीजों को क्या करना है, आसान करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ना। कॉम्प्लिकेटेड बनाने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि सवाल अल्टीमेटली किससे करना है, तुम्हें। तो सीखना वो चीज है जिससे तुम उस टाइप का कोई सा भी सवाल आए तो क्या करो, बना सको। उस टाइप का कोई सा भी सवाल आए तो बना सको, वो चीज हमें सीखनी है ना, और कोई चीज हमें नहीं सीखनी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कल मैं यहाँ पे आया था और एक टैलेंटेड बच्चा हमारे बीच था, आज नहीं है वो टैलेंटेड बच्चा, मैं उसका उदाहरण देता हूँ, उसका दोस्त भी बैठा होगा, है ना। हाँ, तो वो टैलेंटेड बच्चा था। ये मेरे ख्याल से वही बच्चा था जो वो परसों नरसों एक रोज में क्लास में आया था, तो मेरे आने के टाइम जा रहा था, है ना, वही बच्चा था ना। हाँ, सही पहचाना ना, वही बच्चा होगा ना। हाँ, क्या हो गया, ये क्यों नाराज हो रहा है? तो बोल दिया तो भैया तुझे क्या तकलीफ हो गई, झूठ बोल दे मतलब वो है, वो अपना पाप बना ले तेरे चक्कर में, माल है। और झूठ बोल भी देगा तो क्या है, जब मैं पहचान गया तो मैं ये पागल हूं क्या, कमाल है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बच्चे कैसे हीरो बनने की कोशिश करते हैं, उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब हो सकता है कि वो बच्चा मेरी बात से नाराज हो जाए, लेकिन कोई गम वाली बात नहीं है। आप समझो, बच्चे अपने आप को कितना होशियार समझते हैं, उसका उदाहरण देता है। और होशियारी में होता कुछ नहीं, उनका भविष्य खराब होता है और कुछ नहीं होता है। तो परसों नरसों की बात है कि वो बच्चा यहां से गया, ठीक है। अब वो कल क्लास में आया था और आते में पहचान गया था, है ना। अब आते ही समझो कि वो उस यूं कहते हैं ना, आते ही सुपर बनने की कोशिश करता है। तो वो आता है भाई, और आते मुझसे क्या पूछता है, एचएलपी का एक सवाल पूछता है। किसका सवाल पूछता है, एचएलपी का सवाल पूछता है। और मैं उसको मना कर देता हूँ, है ना। मैंने कहा भाई मैंने होमवर्क में दिया क्या, उसने कहा नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई क्यों पूछ रहा है ना। तो उसने सुपर बनने के लिए मुझसे किसका सवाल पूछा, एचएलपी का। फिर मैंने रिप्लाई कैसे दिया उसको, थोड़ी देर बाद क्वाड्रेटिक की रेंज आई और उसने क्वाड्रेटिक की रेंज क्या बताई, गलत बताई। बताई, हाँ। तो फिर मैंने उसको कहा अब ये बताओ कि जब बच्चे से 2 साल में क्वाड्रेटिक की रेंज सही नहीं निकल रही तो क्या फायदा मुझे बताने का, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो मैंने कुछ गलत किया उसको मना करके, कोई गलत नहीं किया। फिर और बताता हूं, अब मान लो अगर उसके पास काबिलियत थी सही, तो उसी एचएलपी के नीचे वाला सवाल मैंने क्लास नोट्स में कराया था। उसी एचएलपी के जस्ट नीचे वाला सवाल क्लास नोट्स में कराया था। वो वाला सवाल नहीं करा था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x बराबर 5। अब ये कुछ बच्चे वो एचएलपी निकाल के देखने लग गए। क्या देख रहे हो बेटा इसमें, क्या देख रहे हो, ये देखो। अब बच्चे कुछ उसमें से निकाल के देखने लगे और उसने कौन सा सवाल पूछा, अपन भी करके देखे। माल, मतलब क्या देख रहा था उसमें, बता मुझे क्या देखना चाह रहा था उसमें, बोल तो सही ऐसे। नहीं नहीं, फिर भी कुछ निकाला तो सही, कुछ तो देखने के लिए निकाला। तेने क्या देखने के लिए निकाला, मतलब क्या चीज देख रहा था उसने, कौन सा पूछा वो, कि मतलब जो मैं बता रहा था वो। अच्छा हाँ, मतलब हाँ ठीक है। तो अब समझो कि मैंने वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/x बराबर 5 वाला जो सवाल था, वो अपने एचएलपी का सवाल था। अब वो सवाल मैंने क्लास में करा दिया था। अब जिस बच्चे ने वो सवाल कर लिया, अब हालांकि मैंने उसको कराते वक्त कह दिया था कि उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आपको वो आता है तो ठीक और नहीं आता है तो ठीक। अब अगर आपके पास काबिलियत है तो जब मैंने वो सवाल आपको करा दिया तो उसके जस्ट ऊपर वाला सवाल भी वैसे ही आप केस बना के करा सकते हो। उसके जस्ट ऊपर वाला सवाल भी सेम ऐसे ही आप केस बना के कर सकते हो। 2 तरीके हैं हमारे पास जो मैंने दोनों तुम्हें डिस्कस किए थे, तो वो दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर क्यों उसमें पढ़ना अपने को। लेकिन उसको करने के चक्कर में अगर हम क्वाड्रेटिक की रेंज ही सही नहीं निकाल के बता रहे हैं तो फिर क्या मतलब, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक की रेंज अगर नहीं आएगी तो हमारे 10 सवाल ज्यादा खराब होंगे ना।
पहले उसको इम्प्रूव कर लो, वो इम्प्रूव हो जाए तो फिर उसके बाद कर लें अपन। तो मैंने उसको क्वेश्चन की इसलिए मना की कि पहली बात, अगर वो मेरे से पढ़ा हुआ होता तो मैंने उसके जस्ट नीचे वाला सवाल कराया था, उसको देख के वो कर ही लेता उसको, अगर उसके पास टैलेंट है। और टैलेंट नहीं है तो फिर काहे को परेशान होना, पहले अपने क्या कर लेना, आसान कर लेना, और वो जब आसान अच्छे से हो जाए तो फिर क्या कर लेना, टफ कर लेना। अब वो सवाल मैंने एचएलपी में क्यों, एचएलपी वाला क्यों कराया, अब तुम कहोगे, उन्होंने कहा सर बातें तो आप खुद ही आसान आसान की करते हो और फिर सवाल कोई सभी कराने बैठ जाते हो। वो सवाल मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैं क्लास नोट्स तुम्हें करा रहा हूं तो हर वैरायटी का एक सवाल तुम्हारे क्लास नोट्स में मौजूद होना चाहिए। हर वैरायटी का एक सवाल तुम्हारे क्लास नोट्स में मौजूद होना चाहिए। तो हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल किए तो उसमें पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू ले लेके कि 0 1 1 2 2 3 इस तरह का हिट एंड ट्रायल वाला अपन ने एक भी सवाल नहीं किया था। तो वो एक सवाल मैंने इसलिए करवाया ताकि उस वैरायटी का भी एक सवाल अपने क्लास नोट्स में मौजूद हो, ताकि जब हम कभी रिवीजन करें तो वो अगर सारे सवाल हमने रिवाइज कर लिए मतलब उस हर तरह की अप्रोच का सवाल अपने क्लास नोट्स में हो। और अगर हमने वो भी अच्छे से कर लिया तो सिमिलर सवाल जो भी बनेगा वो उनमें से कोई एक बनेगा और हम उसको अटेम्प्ट कर लें, हम उसको अटेम्प्ट कर लें, इसलिए वो क्लास में कराया। लेकिन मैंने तब भी बोला था कि रिक्वायरमेंट सिर्फ कहां तक की है, 1 to 10 बोला था, और अभी भी बोल रहा हूं कि अगर हम वहां उस सेगमेंट के 1 to 10 भी अच्छे से करने लग गए तो हमारे सिलेक्शन पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप वो 1 to 10 अच्छे से करने लग जाओ फिर आपकी इच्छा है आप उस सेगमेंट का कोई सा भी टफ सवाल अटेम्प्ट करें, उसको दिन भर लेके बैठे रहें, 2 दिन तक अटेम्प्ट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी समय खराब करें। लेकिन अगर आप वो 1 to 10 अच्छे से नहीं कर रहे हैं और अपना समय खराब किसी और सवाल पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने भविष्य का कई बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इसीलिए इतना बार बार समझाता रहता हूं, ऐसे मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है बार बार समझाते रहने का, लेकिन ये बार बार इसीलिए समझाते हैं। अब जैसे वो बच्चा है, अब आप समझो कि उसने क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाली, इतना 2 दिन के कराने समझाने के बाद भी क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकाली, किससे निकालने बैठा है, ग्राफ। इतना समझाने के बाद करने के बाद और 50 बार कह दिया कि भाई जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक है कोई बाउंडेशन नहीं, सबको एक तरफ लाओ और डी क्या कर लो, ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लो। इतना आसान सा काम बता दिया, उसके बाद भी सर आंसर नहीं आ रहा, क्यों, मैं ग्राफ से करने बैठ गया। अरे भाई जब 4 बार समझा दिया, 6 बार समझा दिया, फिर अपने भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो। उसके बाद तो अपने भविष्य के साथ चलो, चलो पहले तो मान लो कोई समझा नहीं रहा होता है तब तो बात समझ में आए कि सर आप खुद ही नहीं, पर मैं तो शुरू से पहले दिन से बात बोल रहा हूं कि हमें सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। मैं तुम्हें क्या है सब तरह का पढ़ाऊंगा, इजी टफ हाई, हाई से भी हाई, हर तरह का सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा। लेकिन तुम कोशिश क्या करना कि तुम सबसे पहले क्या कर लेना, आसान। आसान हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए, आसान हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और आसान छूटेगा तो फिर मेरे सुनोगे भी सही, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि मैं बार बार जोर दे रहा हूं आसान हमें आना चाहिए, आसान हमें आना चाहिए, आसान मुझसे जो मैं बता भी रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम भूलोगे तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ऐसे है ना। फिर कंट्रोल कर पाना क्या है, मुश्किल। और वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि बात तुम्हारे भविष्य की है ना। अब अपनी आंखों के सामने तुम्हारा भविष्य बिगड़ते हुए कैसे देख सकता हूं, नहीं देख सकता, इसलिए फिर चिल्लाना जरूरी है ना। क्योंकि जब मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई हम आसान को सीख लें सीख ले सीख ले, फिर भी हम मक्कारी करें, हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर सुनोगे। हाँ हाँ कहाँ बोले तुम, हाँ तेज बोलो, हाँ हाँ अब ठीक है। चलो तो फिर अब क्लास नोट्स पे आगे बढ़ते हैं। है ना।
अब मैं तुम्हें रेंज निकालना सिखा रहा हूं, और ये जो मैं रेंज निकालना सिखा रहा हूं ना, मतलब मैं इतने अलग अलग केस बना के बता रहा हूं तुम्हें, ये पहली अप्रोच, ये दूसरी अप्रोच, ये तीसरी अप्रोच, कहीं भी चले जाओ तुम, कोई व्यक्ति रेंज सिखाने में इतनी मेहनत नहीं करेगा, और इतनी कैटेगरी बना के कोई नहीं रेंज सिखाने वाला है। कहीं भी देख लो जहां तुम्हारा मन करे, इतनी कैटेगरी बना के कि भाई ये अलग टाइप से, ये अलग टाइप से, ये अलग टाइप से, कि भाई तुम सवाल को कैसे भी करके क्या करो, पहचानो, और उसको पहचान के उसी तरीके से अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाए, आंसर आ जाए। अब उसके बाद भी फिर अपना ज्ञान, तो फिर ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो अब ग्राफ पे आ जाते हैं। मैंने 3 ग्राफ दिए थे तुम्हें, दिए थे। चलो अब पहले तो एक तो इसका दिया था 1 प्लस मॉड एक्स, एक दिया था मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1, y इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स। इसका ग्राफ सबका बन गया था पहली बार में सही। यहाँ पे हाथ खड़े करो, कितने जनों का पहली बार में सही बन गया था ईमानदारी से। ग्राफ की बात कर रहा हूं, ग्राफ तो ये वाला बनेगा ना, इसका 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मॉड एक्स का ग्राफ। कितने जनों का बना था? अच्छा, और ये जिन्होंने हाथ नीचे नहीं किया उनका क्या हुआ था? होमवर्क ही नहीं किया। जैसे 3 जने बैठे थे, होमवर्क ही नहीं किया या गलत हुआ था? किया था, गलत हुआ था। हाँ, तो अब समझो कि ये वाला ग्राफ क्लास में 8-10 जनों का ये वाला ग्राफ गलत हो गया। फिर जब ये वाला बनाने बैठे होंगे, अच्छा ये वाला कितने जनों का सही बन गया था? ये देखो और कम हो गए, है ना। तो अब इसका ग्राफ ये वाला बनता है 2 to इनफाइनाइट वाला, है ना। तो अब जैसे इस ग्राफ पे आए तो थोड़े और कम जनों का सही हुआ होगा, जबकि ये कौन से ग्राफ हैं? एकदम बेसिक ग्राफ हैं, और ये हर एक बच्चे के सही होने चाहिए थे। ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए था। ये वाला हम किससे बनाते हैं? शिफ्टिंग से। और ये वाला किससे बनाते हैं? डिफाइन करके। ये वाला किससे बनाते हैं? डिफाइन करके। अच्छा, फिर देखने के बाद बन गए थे सबके। इन दोनों में से किसी को पूछना ये कोई ग्राफ, यहां बैठे उनमें से नहीं आता हो तो मैं भी सिखा सकता हूँ, बोल दोबारा। सेकंड वाला ग्राफ बता दीजिए। हाँ जरूर। पहले वाला बन गया था क्या बेटा तुम्हारा, कि पहले वाला भी नहीं बना था? मैंने सब पहले वाला बन गया था। देखने के बाद कि बिना देखे? नहीं सब बिना देखे। ये जो दूसरा वाला ग्राफ होता है, इसको जनरली इस तरह के ग्राफ को जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आए इस तरह का, तो हम इसको डिफाइन करके बनाते हैं। पहले वाली की रेंज तो 1 से इनफाइनाइट आई नहीं है, इसको डिफाइन करके बनाते हैं हमेशा। अब इसको डिफाइन करेंगे तो कितने इंटरवल आएंगे? 3। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं ना, तो -1 से छोटा, -1 से 1 और 1 से बड़ा, तीनों इंटरवल में मोड को डिफाइन करना है। अब जैसे इस किसी में भी कर लो, 1 से बड़े के लिए करेंगे तो दोनों मोड कौन से साइन के साथ खुलेंगे? प्लस। मोड ओपन करना आता है? उस इंटरवल की कोई सी भी एक वैल्यू रख के, जैसे 1 से बड़ा 2 रख के देख लिया, तो दोनों क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव। तो दोनों मोड कौन से साइन के साथ खुलेंगे? प्लस। तो 2x आ जाएगा। -1 से 1 में 0 रख लेंगे तो ये वाला मोड तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये वाला माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो कितना आएगा? 2। यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो कितना आएगा? -2x। क्या आएगा? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 लाइन सेगमेंट बनाने हैं। अब ये लाइन सेगमेंट ही तो बनाने हैं। जैसे -1 से 1 में कौन सी लाइन बनानी है? y बराबर 2। तो ये -1 से 1 में ये y बराबर कौन सी लाइन बना दी? 2। लेकिन ये लाइन सिर्फ कहां से कहां तक बनानी है? -1 से 1 तक की बनानी है, y बराबर 2 वाली लाइन। अब इसके इधर ये वाला 1 से बड़े के लिए y बराबर 2x वाली लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक पॉइंट तो तुम्हारे पास है ही सही कि 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 2। एक पॉइंट और कहीं पे निकाल लो, जैसे 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 2 पे वैल्यू आएगी तो 4, तो ये इधर ऊपर की तरफ चल जाएगा बस। इसी तरह यहाँ पे भी निकाल लेंगे तो ये इधर ऊपर की तरफ चल जाएगा। और इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी? 2 to इनफाइनाइट। इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी? 2 to इनफाइनाइट। ठीक है, चलो हटा दो अभी बोर्ड पे से। वैसे
डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल के, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि डिफाइन करके सीखो, है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालने की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी मोड के अंदर फिर ऐसे मोड आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हर एक छोटी छोटी चीज के लिए कुछ याद करो, वो उससे ज्यादा अच्छा है कि कॉन्सेप्ट सीख लो, ताकि सवाल वो कॉम्प्लिकेटेड बनाए, आसान बनाए, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, है ना। तो हमेशा क्या करो, इस तरह के सवालों के लिए डिफाइन कर लो। भाई अगर शिफ्टिंग लग रही है सीधे सीधे तो शिफ्टिंग लगाओ, और अगर शिफ्टिंग नहीं लगे तो फिर डिफाइन करो। शिफ्टिंग लग रही है तो शिफ्टिंग से बनाओ, और शिफ्टिंग ना लगे तो फिर डिफाइन करो। फिर ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, है ना। हर सवाल के लिए एक नया मेथड सीखने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा ये। तो इसलिए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बना के चलो, ताकि हम हर सवाल में लगाओ और फटाफट आंसर आ जाए। चलो इसके बाद हम तीसरे सवाल पे आते हैं, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये भी हुआ क्या किसी का? मैंने मना थोड़ी ना किया था, मैं तो कहा था ऊपर वाले दो बनाना, आप करने को तो इसको ट्राई तो कर सकते थे। तुम बहुत केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी क्या लेगा, कांस्टेंट वैल्यू। x 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0, और a की पावर 0 कितना होता है, 1। अच्छा अगर 1 से 2 जाएंगे तो 1, तो ये x हो जाएगा। अगर 2 से 3 जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और एग्जैक्ट 3 पे तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 27 वैल्यू आएगी। ये 3 होगा, 3 होगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, 27। बस अब बना सकते हो इसको। ये कह रहा है कि इस इंटरवल में ये लाइन बनानी है, इस इंटरवल में ये y बराबर x बनाना है, इस इंटरवल में x स्क्वायर बनाना है, और एग्जैक्ट 3 पे पॉइंट बनाना है 27। बनाओ, देखा कॉपी में बना पाते हो क्या। डिफाइन मैंने कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है, बना के देखना है। बना लिया, दिखाओ, देखा क्या बना था। दिख ही नहीं रहा इतनी दूर से। गड़बड़ है थोड़ी सी, चेक करो। ये एक्चुअली मैं इसके बाद इसीलिए रुक रहा हूं, क्योंकि इतना लिखने के बाद भी बच्चा नहीं कर पाता है ना। इसीलिए मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सीधे बना दूंगा ना तो तुम उस चीज को नहीं सीख पाओगे जो इसमें भी सीखने लायक चीज है। और खुद से बनाओगे तो, और फिर जब मैं बनाऊंगा तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये भी ध्यान रखने की चीज थी, इसलिए रुका हुआ हूं, है ना। क्योंकि इतना डिफाइन करने के बाद भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें भी सीखने का कुछ है। और हर चीज सीखने की चीज पे अगर हम रुकेंगे ना तो तुम सीख पाओगे। अगर हम खटाखट खटाखट भाई ये लो और ये ग्राफ लो और ये लो बस अगला फिर अगला, तो फिर नहीं सीख पाओगे। हमें सिखाने के लिए हर चीज पे रुकना पड़ेगा, तुम्हारा ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि देखो तुम इस चीज पे भी ध्यान दो, तब कहीं जाके सीख पाते हैं। गलत है बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूं, अनुभव है मेरे पास। तभी तो कह रहा हूं कि भाई तुम्हें सीखने को मिलेगा, अच्छा इसके बाद भी गलती हो सकती है। चलो मैं बनाऊं, तुम लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो, है ना। तो वो क्या है कि जब तुम खुद से ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये भी गलती हो सकती थी। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम्हें समझ में आ जाए वो एक अलग बात होती है, और मैं तुम्हें पढ़ाऊं तुम्हें समझ में आ जाए और उसके बाद तुमसे क्वेश्चन बन जाए वो एक अलग चीज होती है।
तुमसे क्वेश्चन बन जाए वो अलग चीज होती है। हालांकि हमारा काम तो वहां खत्म है कि हमने पढ़ा दिया और तुम्हें समझ में आ गया बस। लेकिन काम कब खत्म है कि हमारे पढ़ाने समझने के बाद तुम सवाल कर सको, तब मजा है। अब इसमें देखो 0 से 1 में तो कौन सी लाइन बनानी है, 1 वाली। 0 से 1 में तो कौन सी लाइन बनानी है, 1 वाली, ये बना दी। 1 से 2 में y बराबर x बनेगा तो 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये मैंने इस नीले काले गोले को नीले से भर दिया और ये 1 से 2 बना दिया, ये 2 मान लेता हूं, ठीक। ये कितना मान लेता हूं, 2। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 पे इससे वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ये यहां पे 4 से उठेगा, डिसकंटिन्यू बनेगा, बीच में टूटेगा ये ग्राफ। अरे भाई यहाँ पर 2 पे से वैल्यू कितनी आएगी, 4। यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 2, बीच में छूटेगा। तो ये 2 से 3 पे कितना आएगा, 9। तो ये 9 तक ऐसा मान लो शेप बना दिया, क्वाड्रेटिक जैसा शेप बना दिया अपन ने। और एग्जैक्ट 3 पे एक पॉइंट आएगा ऊपर, 3,27 करके कुछ। तो इसकी जो रेंज लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी कहाँ, 1 से 2 यूनियन 4 से 9 यूनियन 1.27। ये फाइनल आंसर है। सर 1 पे क्लोज्ड आएगा ना? 1 पे क्लोज नहीं लगाया क्या मैंने, 1 पे क्लोज ही है। बात समझ में आई? इसलिए तुम्हें से करवाया था क्योंकि मुझे पता था तुम ही तोड़ोगे ही नहीं, सीधे के एक के बाद एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। वैल्यू देख के जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ तो 2 ही रह रही है, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 4। बीच में गैप छोड़ेगा ग्राफ। और अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो रेंज गलत आएगी, छोड़ोगे तो रेंज सही आएगी। हो गया, चलो। तो ये अपन ने रेंज निकालने के क्या सीखे थे, कुछ मेथड सीखे थे, है ना। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपना। चलो तो हाँ भाई तो ये रेंज निकालने के 7 ही मेथड थे अपने पास, है ना। अब मैं तुम्हें 2 सवाल और देता हूं जिनकी तुम्हें रेंज निकालनी है ना। दोनों सवाल थोड़े वैसे सवाल हैं। हम्म ईओटी का मतलब ये 1 आध महीने तक तो ईओटी का मतलब समझ में नहीं आएगा तुम्हें, 4 बार तो बता दिया, सवाल कब सीखोगे, सब कलाकार हो तुम। ईओटी का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट। चलो ये 2 सवाल हैं जिन पे तुम विचार कर सकते हो। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि, है ना, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, थोड़ा ज्यादा वैसा सवाल है ना। और
अपन तो ये 6-7 अप्रोच जो पढ़ी है, अगर वो भी सीख लेंगे और उनका सवाल भी पहचान लेंगे तो वो भी क्या है, उपलब्धि, है ना। कि वो जो नॉर्मल जैसे जैसे सवाल हमने करे हैं वैसे के वैसे हम पहचान लें और कर लें तो भी क्या है, उपलब्धि, है ना। ये तो ऐसे ही कराने पड़ते हैं, है ना, ताकि ये जो बीच बीच में कभी कभी टैलेंटेड बच्चे आते रहते हैं, इनको ऐसा नहीं लगे कि यार देखो हम जिस बेच में पढ़ रहे थे उसमें तो न जाने क्या क्या पढ़ाया जाता है, और ये देखो तुम्हारे बेच में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये कभी कभी जो इधर से घूमने घूमने वाले बच्चे होते हैं, इनको ऐसा लगे कि यार यहाँ भी पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है। वो अलग बात है कि बच्चे नहीं करते हैं। हाँ हाँ, चलो तो ये 2 सवाल है, इनको करना और इनको फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो अब हम नई चीज पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, है ना। ये y इक्वल्स टू लॉग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है बेटा, 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। चलो इसके बाद आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट आता है बेटा अपने पास 1 1 एंड और मेनी वन फंक्शन। वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, और उसमें पहला आता है अपने पास 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन। तो आ जाओ बेटा, तो जैसा इसके नाम से क्लियर है, 1 1 मेनी वन। अरे सच में इसके नाम से समझना पड़ेगा ना। तो एक क्या लिखा हुआ है, 1 1, दूसरा क्या लिखा हुआ है, मेनी वन। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर कि अगर 1 1 से जुड़े तो ये क्या होगा, 1 1, और अगर मेनी वन से जुड़े तो ये क्या होगा, मेनी वन। वन बाय वन मैपिंग तो 1 1, और अगर मेनी वन से जुड़े हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन। ये 1 1 और मेनी वन की डेफिनेशन। एक एक से जुड़े 1 1, मेनी एक से जुड़े मेनी वन। तो एक एक से जुड़े 1 1, अनेक एक से जुड़े मेनी वन। 1 1 को हम एक और नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब क्या है, इंजेक्टिव। 1 1 को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है, इंजेक्टिव। तो जब एक एक से जुड़े, 1 1 से जुड़े तो 1 1, मेनी वन से जुड़े तो मेनी वन। तो आज जाके तुम फिर उसको बोलोगे दोस्त को तुम्हारे, अब क्या कह रहा है, या नहीं आएगा। अच्छा, मिलने तो मुझसे भी आ सकता है, ऐसे थोड़ी ना। नहीं आ सकता क्या, आ सकता है, मिलने तो मुझसे भी आ सकता है। बस उसको ये जरूर कह देना कि जीवन में सब कुछ करे लेकिन उस्ताद से उस्तादी कभी ना करे। उसके लिए क्या, सबके लिए ही है ये तो बात है ना। ये तो सबके लिए है कि जीवन में सब कुछ करें लेकिन उस्ताद से उस्तादी कभी ना करे बेटा, क्योंकि उस्ताद से उस्तादी करोगे तो नुकसान में रहोगे, फायदा तो होने से रहा। सही बात है। चलो
देखो हमारे बीच में एक टैलेंटेड बच्चा है, वही जो अपना परमानेंट टैलेंटेड बच्चा है। हाँ, मैक्स बोरिंग लगती है। उसने एक कमेंट डाला है, सर उस्ताद का मतलब क्या होता है। अब तुम समझ सकते हो, बस नाम ही तो नहीं बताना। मैं नाम उसका इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं नहीं, तुम सोचो, अब उसको समझ में आएगा कि उस्ताद से उस्तादी क्यों नहीं करनी चाहिए। वो इतने दिन से ये सब क्यों लिख रहा है, वो इतने दिन से ये सब इसलिए लिख रहा है कि मैं उसका नाम बोलूं। वो चाह ही ये रहा है, इतने दिन से ये सब लिख रहा है, भले वो उसको खुद को पूछ लो, वो चाह ही ये रहा है कि मैं उसका नाम बोलूं। लेकिन बात तो वही है वो ये सब लिख कर ही इसलिए रहा है, वो तब से अब तक चाह ही ये रहा है। वो कभी क्या लिखता है, कभी क्या लिखता है, उसके लिखने का कारण सिर्फ एक ही है, वो ये चाहता है कि मैं उसका नाम बोलूं। वो चाहता है कि मैं उसका नाम बोलूं। मैं सही कह रहा हूं बेटा? यस और नो में बोलो तो, यस और नो में बोलो। ये जो मैंने बोला है, क्या तुम ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो में बोलना। अरे यस और नो में बोलो ना कुछ। यस सर। ये आया ना मजा? आया नहीं मजा? ये है बात। वैल्यू तो तब पड़ेगा ना जब मैं नाम बताऊंगा तो बात ये, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जीवन में सब कुछ करो, लेकिन उस्ताद से उस्तादी मत करो। कम से कम मुझसे तो मत करने की कोशिश करो, है ना? मुझसे तो कम से कम मत करने की कोशिश करो। मुझसे तो ये कोशिश करो कि जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना सीख लो, क्योंकि जीत तो नहीं पाओगे तुम, जीत तो नहीं पाओगे, है ना? मतलब तुम जो सोचोगे उससे मैं बहुत पहले सोच लेता हूं कि तुम क्या चाह रहे हो, है ना? इसका उदाहरण भी मैंने तुम्हें दिया। चलो अब अपन आ जाते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वन वन और मेनी वन फंक्शन। तो अगर एक एक से जुड़े तो वन वन, और अनेक एक से जुड़े तो मेनी वन। ठीक है, अब इसके बाद लिखो हाउ टू चेक। अब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन होगी हाउ टू चेक। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक। हाउ टू चेक में लिखो अप्रोच फर्स्ट। हाउ टू चेक में लिखे बेटा अप्रोच फर्स्ट। इसमें लिखे इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 गिव्स, अप्रोच फर्स्ट, और अप्रोच फर्स्ट में लिखे इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 गिव्स, if fx1 equals to fx2 gives only one defined real relation, only one defined real relation x1 equals to x2, only one defined real relation x1 equals to x2, only one defined real relation x1 equals to x2, then function is 1 1, then function is 1 1, otherwise many 1, then function is 1 1, otherwise many 1, then function is 1 1, otherwise many 1। तीन फंक्शन में लिख रहा हूं जिन्हें हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। तीन फंक्शन में लिख रहा हूं और इनके बारे में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। चलो तो कैसे हमें चेक करना है मैं समझाता हूं कि भाई हमें fx1 बराबर fx2 को सोल्व करना है,
और देखना है कि क्या हमें एक ही डिफाइंड रिलेशन मिल रहा है या एक से ज्यादा डिफाइंड रिलेशन मिल रहे हैं। तो जैसे यहां पे मैं सोल्व करूं तो ये हो गया e की पावर 2x1 प्लस 1, e की पावर 2x2 प्लस 1। अब वो ये तो इंक्रीजिंग है, हट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, 2x1 प्लस 1 बराबर 2x2 प्लस 1, एंड स्क्वायर भी हट जाएगा तो x1 बराबर x2 आएगा। केवल एक डिफाइंड रियल रिलेशन आया तो क्या हो गया बेटा, 1 1। क्या हो गया, 1 1। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसमें क्या होगा, फिर समझे, fx1 बराबर fx2, तो ln x1 स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर ln x2 स्क्वायर प्लस 2x2। तो ये x1 स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 2x2, इधर ले आएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस x2 बराबर 0। x1 माइनस x2 तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 x2 के बीच में कितने रिलेशन आ गए, 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। मेनी वन हो जाएगा क्योंकि अब x1 x2 के बीच में कितने रिलेशन आ गए, 2। तो इसका मतलब फंक्शन मेनी वन। तो एक तरीका हमारे पास 1 1 मेनी वन चेक करने का ये है कि हम fx1 बराबर fx2 को सिंप्लीफाई करें, और अगर fx1 बराबर fx2 को सिंप्लीफाई करने से हमें केवल एक डिफाइंड रियल रिलेशन x1 बराबर x2 मिले तो फंक्शन क्या होगा, 1 1, अदरवाइज मेनी वन। पहले 2 लिखें और तीसरा सोल्व करें। Third many one. कर लो, जल्दी किसको है, पढ़ाने में काहे की जल्दी, अपने को जल्दी रहती नहीं है, पढ़ाते वक्त आराम से सोल्व करो। एनीवन, 1 1 function. 1 1। Yes, sir. Many ones. ये 1 1 कौन बोल रहा है, हर्ष? No, sir. Nishan. तो ईशांत, कौन सा, वो टैलेंटेड वाला? चलो, सर 1 1। fx1 बराबर fx2 को सोल्व करें, तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। अब देखो कुछ टैलेंटेड बच्चे तो वो भी होंगे जिनका 1 1 ऐसे ही आ रहा हो कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, तो x1 बराबर x2, है ना? ऐसे ही तो नहीं है ना निशांत तुम्हारा? नो सर। अच्छा, सर निशांत नहीं, हर्ष। तो अभी बीच में एक निशांत भी तो बोला था यार, वो कहाँ चला गया? इसके फैक्टर होंगे ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे कितने रिलेशन आएंगे अपने पास, 2, और 2 रिलेशन आएंगे तो क्या होगा, मेनी वन होगा। हाँ भाई, अब ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहते हैं जो घर बैठे हैं वो? सर हम्म,
दूसरे वाले का d लेस देन 0 है ना? तो सर तो वैल्यू मतलब रियल नहीं ना होगी? अच्छा, ये कौन बोला? हर्षी बोल रहा है ना ये तो? यस सर। फिर इतना टैलेंट कहाँ से आया? यही बताओ सबको। हर्ष बोलो ना बेटा। हर्ष यस सर। बोलो ना, कुछ कहना चाहते हो क्या? सर ऐसा लगा कि रियल वैल्यूज नहीं है इसलिए वो नहीं। अच्छा, तो देखो ये ऐसा लगना चाहिए सबको कि मैंने जोर देके पढ़ा है कि डिफाइन रियल रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये रियल नहीं है। अगर इससे x1 x2 में क्वाड्रेटिक समझ के करोगे तो वो छेदाचार्य लगाओगे या x1 x2 में रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा? देखो x1 बराबर माइनस x2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x1 x2 में जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? आ जाएगा इमेजिनरी। क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। आ जाएगा बस। तो ये इमेजिनरी आ गया तो रियल रिलेशन तो कितना है? केवल एक। इसलिए फंक्शन क्या होगा? 1 1। इसलिए फंक्शन क्या होगा? 1 1। तो ये उस डेफिनेशन को समझने के लिए जो हमने लिखा है ओनली वन डिफाइन रियल रिलेशन। तो रिलेशन आए तो उसको भी ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि अच्छा 1 1 1 और एक से ज्यादा आ गए तो फिर क्या है? मेनी वन। डिफाइन रियल रिलेशन तो क्या है? 1 1, अदरवाइज क्या है? मेनी वन। अदरवाइज क्या है? मेनी वन। सर हाँ सर कोई अपना माइक जानबूझकर ऑन कर रहा है, बहुत आवाज आ रही है सर। हाँ तो बेटा नाम मैं का बच्चा है। हाँ कोई अपना माइक कर रहा है तो मैं उसको बंद थोड़ी ना करूंगा बेटा। 2 तुमुल है भाई। भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम समझ ही नहीं रहा। मैंने अभी तुमसे कहा उस्ताद से उस्तादी मत करो। मैं चाहता हूँ माइक को बंद करके पढ़ाना। और सर वो दूसरा वाला है वो मेरे नाम से घुसता है जबरदस्ती क्लास में। हाँ जो दूसरा है, वो जो तुमुल है सर वो मेरे नाम से घुसता है, जबकि शुरू के अरे 3 तो दिन बेटा जब मेरी बात को तो सुनो। मैं पसंद करता हूँ माइक को बंद करके पढ़ाना, है ना? और मैं माइक को बंद करके पढ़ाना करता हूँ। पर्टिकुलर ओपन बच्चों का कर भी रखा माइक है, बंद होता है। दूसरा वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो उससे आपस में तुम ही लोग डिस्टर्ब होगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो शुरू से चाहता हूं कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं तो माइक बंद करके पढ़ाता हूं। तो मैं कुछ इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि थोड़े दिन में तुम खुद ही परेशान हो जाओ और अपने आप कहो दो कि सर आते हम सबको क्या कर दो म्यूट, और सर फिर लेकिन तुम कहोगे पर्टिकुलर मैं बच्चों म्यूट का कर दूंगा। माइक ऑफ होता और है। नहीं तो चलने दो बेटा। सर कई बच्चों का माइक ही ऑन रहता है। हाँ तो बेटा मैं क्या बोलूं उसमें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं हर बार एक को करूं एक को ना करूं। या तो सब बंद रखो या सब चालू रखो। अब चॉइस आपके पास है। जब परेशान हो जाओ तो मुझे कह देना, मैं सबको बंद करके रखा करूंगा, और नहीं तो चलने दो। मैं तो ऑलवेज हैप्पी हुई सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? चलो इसके बाद लिखो अप्रोच टू। इसके बाद लिखें अप्रोच टू। अप्रोच टू में लिखो ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर ऑलवेज मिनी वन। ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर 1 1। मैंने पहले मिनी वन बोल दिया शायद, है ना? ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर 1 1। दूसरा हमारे पास क्या है? dy by dx, या ब्रैकेट में आप लिख लो बाय यूज ऑफ dy by dx, है ना? अगर हमने dy by dx से पता लगा लिया कि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो फिर हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है? 1 1। या आप और आसान भाषा में समझना चाहे तो आप ऐसा समझे कि जिस फंक्शन का हमेशा एक नेचर वो 1 1,
या तो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, और जो समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो dy बाई डी से भी हम 1 1 मेनी वन चेक कर सकते हैं। फिर मैं 3 फंक्शन लिख रहा हूं और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा मेनी वन है। ये अपने पास सेकेंड अप्रोच है, बाय यूज ऑफ dy बाई डी, या हम देख लें कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। चलो तो इसमें लिखते हैं बेटा, y इक्वल्स टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। सेकेंड, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। थर्ड, y इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन एक्स माइनस 2x। और फोर्थ, y इक्वल्स टू कितना है, एक्स क्यूब। चलें देखें, अब देखो वो जो डिस्टर्ब कर रहा था ना बच्चा माइक ऑन करके, वो भी नहीं कर रहा अब, क्योंकि वो मुझे परेशान करना चाह रहा था। उसको लगा कि जब सर परेशान हो ही नहीं रहे तो काहे प्रॉब्लम तो वो भी शांत होकर उन्होंने कहा अरे यार बेकार। सर फर्स्ट वाला 1 1। फर्स्ट वाला क्या है, चेक करना है, सब में वही dy बाई डी से चेक करना है। ये देखो आप शुरू हो गया। सर ये बच्चा शायद हमारी कोचिंग का है भी नहीं, किसी और का नाम यूज करके आ रहा है। अच्छा, ऐसे भी टैलेंटेड बच्चे हैं क्या हमारे पास? यस सर, अभी शुरू के 1-2 महीने ऐसा कर सकते हैं। सर शुरुआत की 1-2 अच्छा, अभी महीने है अपन ना ने कोचिंग के, रिस्ट्रिक्टेड पे शुरू फिर नहीं भी किए आगे शायद। यस सर, अभी अच्छा। रिस्ट्रिक्टेड नहीं शुरू हुआ है। अच्छा, 0 1 वाले को तो हमने जल्दी शुरू कर दिया था रिस्ट्रिक्टेड पे। कोई बात नहीं, है तो बच्चा ही भाई। मनुष्य को अपने कर्मों का फल यही कि यही भुगतना होता है भाई। वो दूसरे की पढ़ाई खराब करेगा तो उसकी पढ़ाई तो कभी अच्छी होनी नहीं है। सही बात है, और क्या है भाई। अगर हम ये सोच के आ रहे हैं जा रहे हैं कि हमें किसी की पढ़ाई खराब करनी है, तो वो उसकी खुद की पढ़ाई भी खराब ही होनी है ना। भगवान सब देख रहा होता है, कोई ज्यादा चिंता की विषय नहीं होती है। चलो भाई, पहला क्या आया, 1 1। 1 1। पहला क्या आया, 1 1। तो dy बाई डी कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। और इस क्वाड्रेटिक को हम ध्यान से देखें तो ये क्या होगी, पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका a पॉजिटिव d क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1। सेकेंड वाले पे आए, सेकेंड वाला बताएं, dy बाई डी कितना होगा, 2x माइनस 1। और ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना। अगर 1 से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव, 1 से छोटा डालेंगे तो नेगेटिव। तो इसका मतलब इसको क्या लिख दूं, मेनी वन। अगर dy बाई डी का एक नेचर तो 1 1, एक से ज्यादा तो मेनी वन। अच्छा, इसकी बात करें तो 1 1 dy बाई डी कितना आएगा, cos x माइनस 2 लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कौन सा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1। ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1। और फोर्थ वाले पे आ जाओ बेटा, तो इसके लिए dy बाई डी कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये भी 0 0 से बड़ा ही आएगा हमेशा, है ना। और ऑलवेज 0 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 1 1। ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो दूसरी अप्रोच आती है हमारे पास dy बाई डी, जिससे भी हम 1 1 मेनी वन चेक कर सकते हैं। चलिए,
ठीक है, चलो कुछ और अप्रोचेस है इसकी, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। दो अप्रोच अपन ने सीख ली, एक dy बाई dx वाली और एक fx1 बराबर fx2 वाली। अच्छा बताओ होमवर्क में क्या करके आ जाओगे कल? एक तो डीपीपी ले लें। डीपीपी कौन सी कर ली अपन ने? A3 कर ली। A4 में कुछ 1-1 मेनी 1 का सवाल तो नहीं है? एक बार देख लें फटाफट क्या है A4 में, मैं देख लेता हूं, मतलब A4 मेंस की है, ठीक है। एक तो डीपीपी नंबर A4 ले लो भाई, एक तो डीपीपी नंबर A4 ले लो और शीट में ले लेते हैं अपन शीट में बस D6 से ले, क्या और कुछ नहीं बनना। D6 तो बाद में कभी ले लेंगे। एक तो मैंने डीपीपी दे दी ना मेंस की। एक्सरसाइज 2 में मैंने तुम्हें कितना होमवर्क दे दिया? 2 पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड में एक भी नहीं, पार्ट सेकंड में एक भी नहीं दिया ना, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड के ले लेते हैं। पार्ट सेकंड में अभी मैंने एक भी नहीं दिया। 5 6 1 2 6। एक तो डीपीपी ले लो, डीपीपी नंबर 4 और एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट सेकंड में ले लो, और पार्ट फर्स्ट में भी दे दूं, 3 सवाल दे देता हूं। पार्ट थर्ड में 1 to 3 ये होमवर्क में करके आना। डीपीपी नंबर 4 है मेंस वाली जो है, डीपीपी नंबर 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में 1 to 6, पार्ट थर्ड में 1 to 3 ये होमवर्क में करके आना है। वो बच्चा लिख रहा है मैं शरारती जरूर हूं लेकिन झूठा नहीं। मैंने कब कहा तू झूठा है यार? मैं तो कह ही नहीं रहा बच्चे झूठे होते, मैंने कब कहा झूठा है? मैं तो मान रहा हूं कि तुम अच्छे बच्चे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा शरारती होता है तो मुझे भी मजा आता है तो इसलिए मैं भी शरारत करके ही उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। चलो ठीक है, तो यही तक रखते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे।